व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स की सीरीज। ये उसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, मैं आपको अकाउंट्स बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स फॉलो करते रहें और मैं आपसे वादा करता हूं आप अकाउंट्स में परफेक्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे, जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होती क्या है, उसका मीनिंग। देन म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होते हैं, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, ये वीडियो बच्चों यहां तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इनके बेसिस पर एमसीक्यूज होंगे, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज होंगी। वो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा। आप एक कॉन्टिन्यूटी में ये वीडियोस देखते रहें। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप होती क्या है और को ओनरशिप का मतलब क्या है। देखिए, सपोज दो लोग हैं ए एंड बी, ठीक है। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि ये इकट्ठा काम करेंगे, बिजनेस, ठीक है। ये इकट्ठा बिजनेस करेंगे, इसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप। उसमें बिजनेस में जो नुकसान होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, ये उसको इकट्ठे बियर करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप। ओके। एक होता है को ओनरशिप। को ओनरशिप में भी इकट्ठा ये प्रॉफिट एंड लॉस तो शेयर करते हैं, बट इकट्ठे काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। बी ने उसको बोला कि भाई तू मेरे से 1 लाख रुपया ले लियो, ठीक है। तुझे जितना प्रॉफिट होगा ना, मुझे उसका 5% देते रहना हर साल का, जितना प्रॉफिट होगा। बाकी मुझे तेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये दोस्तों पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। काम इसमें भी वही हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, बट ये पार्टनरशिप नहीं होगा। एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज दो लोग हैं ए एंड बी, इन्होंने मिलकर कोई लैंड परचेज करा, ठीक है। अब ये परचेजिंग के पीछे कोई बिजनेस का रिलेशन नहीं था, ठीक है। इन्होंने लेके रख लिया, कल को ये बेचेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा ये आपस में शेयर करेंगे। तो ये भी कोई पार्टनरशिप नहीं हुआ, ये एक तरह से को ओनरशिप है, ठीक है दोस्तों। बच्चों, अब आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि इसकी लीगल डेफिनेशन क्या होता है। पार्टनरशिप की सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। इसके अंदर वेरियस सेक्शंस हैं, जो काफी सारे सेक्शंस आपके आउट ऑफ स्कोप होंगे, आपको उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जो रेलेवेंट सेक्शंस होंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेक्शन 4। आपको मेन सेक्शंस बच्चों जरूर पता होने चाहिए। सेक्शन 4 के अंदर क्या है, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन देता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन देता है कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। देखिए, पार्टनरशिप क्या है बच्चों, ये एक रिलेशन है लोगों के बीच में, जिन्होंने एक फैसला करा है कि हम काम करेंगे, बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट उसका शेयर करेंगे। आप बोलोगे है अकेला प्रॉफिट ही, लॉस नहीं। बच्चों, जब कोई भी लोग आपस में फैसला करते हैं तो वो आमतौर से क्या बात करते हैं। सपोज राम एंड श्याम लोग हैं, वो क्या बोलेंगे, चलो यार हम इकट्ठे काम करते हैं, कल को जितना हमें फायदा होगा ना वो आपस में बांट लेंगे। ऐसे ही सोचेंगे ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कल के नुकसान नहीं बांटेंगे। तो ये जो सेक्शन 4 के अंदर लिखा प्रॉफिट गया है, ठीक है, बट ये नहीं है कि अकेला ये प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, ये लॉसेस भी शेयर करेंगे। ओके। अब एक बार देखो फिर से, पार्टनरशिप क्या है, ये रिलेशन है दो लोगों के बीच में जिन्होंने फैसला करा है कि वो बिजनेस करेंगे, जितना प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे
और इसमें एक मेन चीज बच्चों, बिजनेस जो होगा वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है बिजनेस में ये भी हो सकता है कि ए एंड बी दोनों इकट्ठे भी काम करें, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल। और ये भी हो सकता है कि बी बोल दे ठीक है भाई मैं पार्टनर तो हूं तेरा, काम तू ही करता रह सा, काम ए ही करे सा। बट ए जो भी काम करेगा, जो फैसले लेगा, बी बोलेगा कि मुझे वो राजी है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, काम चाहे तू करता है। ये मतलब है बच्चों इसका कि कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां तो एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करे या सारे ही काम करे, ठीक है, वो बिजनेस में होगा। अगर कोई सपोज एक बंदा काम कर रहा है, मान लो ए बी एंड पार्टनर है, तो ए अगर कोई काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि बी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही है, बी उसको बच नहीं सकता है, ठीक है, बी ने भी उसको ऑथराइज कर दिया है काम करने के लिए। वैसे ही अगर कोई बी काम कर रहा है तो ए ये नहीं बोल सकता कि वो बी काम कर रहा है, वो ए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसका। ये पार्टनरशिप का बच्चों एक कोर कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, ओके। देन पार्टनरशिप मैंने आपको बताया है कि ये को ओनरशिप से डिफरेंट होती है। को ओनरशिप तो होता है कि इकट्ठी मालकियत, ठीक है, उसमें दो लोग इकट्ठे काम नहीं करना चाहते, दो लोग उसमें इकट्ठा काम नहीं करना चाहेंगे, इकट्ठे कोई ना कोई जॉइंट कुछ बाइंग कर लेंगे, ठीक है। ये पार्टनरशिप से अलग है, को ओनरशिप इज डिफरेंट, ओके। अब देखते हैं पार्टनरशिप का की आइडिया क्या, पार्टनरशिप में होता क्या। पार्टनरशिप में बिजनेस रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, ठीक है। जो बिजनेस होगा या तो सब करेंगे कैरिड ऑन बाय ऑल, या एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या एक काम करेगा सबके बिहाफ पर, ओके। ये पार्टनरशिप के की आइडियाज हैं। आगे देखते हैं इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या है दोस्तों, बच्चों आमतौर पे क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक्चुअल में काम करने का मालिक है, ठीक है। सपोज एक फर्म का कोई मालिक है तो वो जब भी कोई काम करता है तो वो एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है, मींस वो फुली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एजेंट क्या है, एजेंट वो बंदा है जिसको प्रिंसिपल ने ऑथराइज करा है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए। सपोज एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ए प्रिंसिपल है। अब ए सब काम खुद तो कर नहीं सकता, ए ने क्या करा, बी को बोला कि भाई मैं ना तुझे कुछ अपनी पावर्स दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट से बाइंग करनी पड़ती है, मार्केट में जाकर मुझे कुछ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल। ऐसा करता हूं, मैं अब ये काम नहीं कर रहा, ये काम मैंने तुझे सौंप दिया है, ठीक है, अब ये तू ही करेगा, बट जो तू करेगा मुझे वो मंजूर होगा, मैं उससे भागूंगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में बी क्या होगा, बी एक एजेंट है, ठीक है, बी एक एजेंट है। बी को आप इंप्लॉय मत समझिए कंपनी का, क्यों, इंप्लॉय तो वो काम करेगा जो उसकी ड्यूटीज है, एजेंट जो है ये मालिक के बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। एक तरह से ये बाहर वालों की नजरों में ये कंपनी का मालिक ही है, ठीक है। एजेंट ने जो काम कर दिया उसके लिए वो एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और जो बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी पार्टनर्स उस समय बोले जाएंगे कि प्रिंसिपल है, ठीक है, एजेंट वो खुद एज अ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओके। अब इसमें आपको जरूर एक चीज का ध्यान रखना है कि इंप्लॉय तो नहीं है क्या एजेंट, इंप्लॉय, नो नो नो, इंप्लॉय इज नॉट इक्वल टू एजेंट, ठीक है। एजेंट काम का मालिक है, काम का ऑनर है एजेंट। फॉर एग्जाम्पल रमेश एक शॉप का ऑनर है जिसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, सुरेश उसका एक इंप्लॉई है, अभी अभी इंप्लॉई है, बट रमेश ने सुरेश को ऑथराइज कर दिया कि सुरेश उसके बिहाफ पे, रमेश के बिहाफ पे मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करे, ठीक है।
रमेश के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। देखो ये काम मालिकों वाले हैं, ये इंप्लॉइज वाले काम नहीं है। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, एज अ ऑनर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे, ये मालिकों के काम है। बट रमेश ने अपने एक एम्प्लॉय सुरेश को ऑथराइज कर दिया। अब सुरेश क्या है? सुरेश होगा एजेंट, ठीक है। रमेश एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं होगा, रमेश तो ऑनर है, ओके। सुरेश रमेश का एजेंट है। अब जो कोई भी डिसीजन सुरेश लेगा वो इक्वली रमेश उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये है दोस्तों बच्चों इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट का, इसको हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोल देते हैं। मैं आगे आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं किसी भी काम के लिए जो मालिकों का काम है वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओके। उसमें कोई पार्टनर ये नहीं कह सकेगा कि ये काम तो मैंने खुद नहीं करा, इस वजह से मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये पार्टनर ये बात ये नहीं कह पाएगा। ये पार्टनरशिप का एक कोर पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो रोल प्ले करेगा, एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का, मालिक का भी और मालिक के बिहाफ पे काम करने वाले का भी। प्रिंसिपल खुद मालिक हो गया, एजेंट हो गया जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। फॉर प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के लिए नहीं, बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए काम नहीं, वो तो एम्प्लॉय करेंगे प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, ओके। पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा? इंडिविजुअल्स आएंगे, कुछ लोग होंगे जिनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स बोला करेंगे। ये सब इकट्ठा होके, सारे पार्टनर्स, सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं, ये सारे इकट्ठा होके एक फर्म बनाएंगे। इन सबको एक फर्म बोला जाएगा, ठीक है। उस फर्म का कोई नाम होगा, उस नाम का ही बिजनेस होगा बेसिकली, ठीक है। सपोज एबीसी ने कोई नाम बनाया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये उस फर्म का नेम हो गया, उसमें एबीसी तीनों पार्टनर्स हो गए, ये फर्म का होगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई कि फॉर प्रिंसिपल एंड एजेंट का, उसको मैं थोड़ा सा आपको और डीप में समझाना चाहूंगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दो वर्ड से बना है, एजेंसी एंड म्यूचुअल। एजेंसी फॉर एजेंट, म्यूचुअल मींस दो, सब एक दूसरे के लिए काम करना, ठीक है। सबसे पहले इसका आइडिया देखते हैं। देखो ये कहना क्या चाहता है, ईच पार्टनर ओन्स द फर्म, हर एक पार्टनर ही मालिक है, वो एज अ प्रिंसिपल ही काम करेगा, ठीक है। और सेम टाइम पे हर एक पार्टनर एज अ एजेंट का, फर्म का एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर रहा है, ठीक है। सबके बिहाफ पे भी काम कर रहा है। अगर एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, सपोज ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो अगर सपोज सी कोई काम करता है, लेट्स सपोज सी रॉ मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल सी परचेज करता है, तो इस समय सी ने पूरी फर्म के बिहाफ पे काम करा है, ना कि ये उसका अपना कोई पर्सनल काम नहीं है, सी ने पूरी फर्म के बिहाफ पे काम करा है। ये है वो। अब देखो कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें ए एंड बी इस बात से डिनाई नहीं कर पाएंगे कि ये काम तो सी ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर, सी ने कोई भी बिजनेस के रिलेटेड काम करा है, इस पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड काम करा होगा, तो वो ये माना जाएगा कि वो सब पार्टनर्स ने काम करा, ठीक है। हर एक पार्टनर का यही है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, हर एक पार्टनर फर्म का मालिक भी है और हर एक पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है। So whenever a partner does something on behalf of the firm, he is acting as an agent, and when a partner is bound by what another partner does, he is acting as a principal. ये है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी।
राइट टू एक्ट फॉर अदर्स, आपको ये अधिकार है, अगर आप कोई काम करोगे तो वो दूसरों के बिहाफ पे भी आप काम कर रहे हो। एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग लाइबिलिटी टू बी बाउंड बाय अदर एक्ट्स, जो बाकी आपके पार्टनर्स काम करेंगे आप ये भी जिम्मेवारी ले रहे हो कि अगर कुछ उन्होंने गलत करा फर्म के लिए तो आप भी उसमें जिम्मेवार होगे। यह है म्यूचुअल एजेंसी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा, सिर्फ थ्योरी नहीं चलेगी, आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी आएंगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 1, सपोज बाइंग गुड्स कुछ मार्केट से खरीदनी है। ठीक है, पार्टनर ए सप्लायर के पास जाता है, गुड्स परचेज करता है 50,000 के। ठीक है, इनकी फर्म का नेम है सनराइज ट्रेडर। ये एक मैंने हाइपोथेटिकल ली है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब ए का रोल क्या है, देखो इस समय ए एक एजेंट, एज अ एजेंट काम कर रहा है, कि कंपनी का एजेंट है। ओके, क्योंकि उसने बाइंग करी है फर्म के बिहाफ पे। बट इस फर्म में सपोज बी एंड सी भी पार्टनर्स है, सब बी एंड सी भी इस फर्म के पार्टनर्स हैं। अब उनका रोल क्या रहेगा, वो एज अ प्रिंसिपल है। मींस एज अ प्रिंसिपल मतलब वो जैसे ऐसे बिहेव होगा जैसे वो काम के मालिक हैं, वो इससे काम करवा रहे हैं, जबकि ए खुद भी मालिक ही है, बट इस समय वो एज अ कंपनी का, फर्म का एज अ एजेंट काम कर रहा है। बी एंड सी जिन्होंने अभी मार्केट से गुड्स बाय नहीं करे, बी एंड सी ने गुड्स बाय नहीं करे, गुड्स ए ने बाय करे हैं, तो बी एंड सी इस रोल में, इस सारे बाइंग में बी एंड सी एज अ प्रिंसिपल है। ठीक है, उन्होंने गुड्स सीधे बाय नहीं करे। अब अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा तो सारी की सारी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि अकेला ए। ठीक है, मान लो जिससे गुड्स बाय करे, ठीक है, एमएस ये सनराइज ट्रेडर्स, ये तो उनकी फर्म है ना, जिस भी सपोज सप्लायर से गुड्स बाय करे, कल को ये उसको पेमेंट ना आ जाए तो सप्लायर ये नहीं है कि वो ए से पैसा मांगेगा, नो, सप्लायर सारी फर्म से पैसा मांगेगा। ठीक है, जो सारे का जितना पैसा ड्यू होगा वो ये तीनों पार्टनर्स ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को देना पड़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सेलिंग गुड्स, अगर माल बेचना है, ठीक है, सपोज अब वही फर्म वही है, ठीक है, बी की एक ड्यूटीज असाइन थी उसको कि उसने गुड्स सेल करने हैं। ठीक है, उसने किसी कस्टमर को माल बेचा, फर्म के नाम का बिल इशू कर दिया। अब बी ने काम करा है ना खुद, तो बी ऐसा क्या वर्क कर रहा है, इस समय बी एजेंट है। जब बी खुद काम नहीं करेगा, ए काम करेगा, तो बी उस टाइम प्रिंसिपल हो जाएगा। अब बी इस टाइम खुद काम कर रहा है तो बी एज अ एजेंट काम कर रहा है, ये एक फर्म का एजेंट है। ठीक है, ये फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, इसने फर्म के बिहाफ पे माल बेचा है। ठीक है, अब इस समय कौन काम नहीं किया, किन्होंने काम नहीं करा, ये वाला ए एंड सी ने काम नहीं करा, तो ए एंड सी इस समय क्या होंगे, वो प्रिंसिपल है, वो मालिक है, वो पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं इस काम की बात कर रहा हूं, इस समय ए एंड सी मालिक है, काम बी कर रहा है, तो वो एजेंट होगा। ठीक है, बट अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, सपोज ये माल था 1 करोड़ का, ठीक है, बी ने माल बेच दिया, कल को पेमेंट नहीं हुआ, तो 1 करोड़ का नुकसान क्या फर्म जो है वो क्या बोलेगी कि बी तू भर, नो, इसमें ये जो नुकसान होगा ये तीनों पार्टनर्स को भरना पड़ेगा। यही है पार्टनरशिप का कोर पॉइंट, यही है कि एक पार्टनर जब कोई काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी पार्टनर्स को भी उठानी पड़ेगी। काम करने वाला पार्टनर फर्म का एजेंट कहलाएगा, जो पार्टनर्स ने वो काम नहीं करा वो उस समय प्रिंसिपल कहलाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, बोरोइंग मनी फॉर द फर्म के बिहाफ पे उधार उठाना, चाहे बैंक से उठाना। मान लो अब देखो, अब सी का एग्जांपल आ गया। सी ने क्या करा, फर्म के बिहाफ पे 1 लाख रुपया बैंक से उठाया। सी काम कर रहा है, इस काम में सी क्या होगा, एजेंट है। ठीक है, सी इस समय एजेंट आ गया, और ए एंड बी ने क्या पैसा उठाया, नहीं उठाया तो सी ने है, तो ए एंड बी क्या है, पार्टनर तो है ये ना, तो वो इस समय प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, अगर कल को कोई डिस्प्यूट आएगा, सपोज लोन रीपे करना है, ब्याज देना है, तो भाई अकेला सी से नहीं पूछा जाएगा, पूरी की पूरी फर्म से पूछा जाएगा। सारे ए बी एंड सी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यस, यही है पार्टनरशिप का कोर पॉइंट। काम करने वाला पार्टनर एजेंट है,
जिन पार्टनर्स ने वो काम नहीं करा वो प्रिंसिपल हैं। एजेंट हमेशा सबके लिए काम करता है, खुद के लिए भी और फर्म के लिए भी, पार्टनर्स के लिए भी। अगर कोई डिस्प्यूट, कोई इश्यू, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस राइज होता है, सब पार्टनर्स को इक्वली बियर करना पड़ेगा। कोई उसके लिए ये नहीं बोलेगा कि इसमें तो काम करने वाला पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे मैं अब आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल बताऊंगा जिसमें एक पार्टनर दोनों रोल्स प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पार्टनर ए ने एक डील करी जिसमें वो कस्टमर को फर्नीचर बेचेगा। ठीक है, फर्म के बिहाफ पे। क्या बन जाएगा? एजेंट। अगर उस फर्म में कोई और पार्टनर है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। पार्टनर बी ने क्या करा? डील करी कि वो सप्लायर से वुड बाय करेगा वो फर्नीचर के लिए। बी लकड़ी खरीदेगा फर्नीचर के लिए, फर्नीचर बनेगा। ए वो फर्नीचर को मार्केट में बेचेगा। अब देखो मजा, देखो क्या ए ने क्या करा? फर्नीचर मार्केट में बेचा। ए क्या बन गया? एजेंट। क्या वो फर्नीचर बी ने भी बेचा? नहीं बेचा। तो बी क्या होगा? बी उस समय प्रिंसिपल होगा। बी इज बाउंड टू डिलीवर गुड्स। बी की ये ड्यूटी होगी कि अगर गुड्स को टाइमली डिलीवर करने की, क्योंकि अब बी प्रिंसिपल है। अब अगर कोई फैसला ए ने कर लिया कि सपोज 30 डेज में फर्नीचर सप्लाई करना है, तो बी भी रिस्पॉन्सिबल है। बी को पुरजोर लगाना पड़ेगा कि वो ए को, सॉरी, बी को पुरजोर लगाना पड़ेगा कि वो गुड्स को टाइमली डिलीवर करे। बी इज नाउ इज प्रिंसिपल। अब देखो बी का रोल क्या था? बी ने लकड़ी खरीदनी थी। ठीक है, उस फर्नीचर के लिए। जब बी लकड़ी खरीदने जाएगा तो बी क्या बन जाएगा? एजेंट। एजेंट बन गया। अब क्या वो लकड़ी ए ने खरीदी? नहीं खरीदी। तो ए क्या होगा? ए इस समय प्रिंसिपल है भाई साहब। अगर वो जो लकड़ी उसने खरीदी वो पेमेंट करने की जिम्मेदारी वो भी ए की है। देखो, एक समय ए एजेंट है जब वो गुड सेल कर रहा है। ठीक है, अब ए ने कोई ये वाला काम नहीं करा, वुड्स खरीदने वाला, तो ए अब प्रिंसिपल हो गया। बी प्रिंसिपल भी था, बी एजेंट भी था। यही पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर एक पार्टनर के रोल्स स्विच करते रहते हैं। कभी वो प्रिंसिपल बन जाएगा, कभी वो एजेंट बन जाएगा। है ना बच्चों, समझ आ रहा है? देखिए अब सिंपल वर्ड्स में एजेंट क्या होता है? एजेंट जो फर्म के लिए काम करेगा। ठीक है, गुड्स खरीदेगा, गुड्स बेचेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल जो उस एजेंट ने जो काम करे उसकी जो जिम्मेदारी लेने वाला बंदा है। ठीक है, या आप ये समझ सकते हो जिसने अभी वो काम सीधे सीधे नहीं करा। ठीक है, अब जो एजेंट काम करेगा भाई प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर एजेंट ने गुड्स पे करी तो पेमेंट की जिम्मेदारी एजेंट की भी है और प्रिंसिपल की भी है। एजेंट ने गुड्स सेल करी, टाइमली डिलीवर कराने की जिम्मेदारी एजेंट की भी है, प्रिंसिपल की भी है। यस, इजी टू रिमेंबर लाइन बच्चों आपके लिए। व्हेन अ पार्टनर एक्ट्स he is an agent. When he is bound by another's act, he is a principal. ये है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, each partner can act on behalf of the firm as an agent and is also bound by acts of other partners as a principal as long as those acts are done in the firm's business. ये पर्सनल एक्ट्स के लिए नहीं, जो उस फर्म के लिए। ठीक है, आप उसके पर्सनल के लिए नहीं उसको जिम्मेदार ठहरा सकते। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा ऐसी जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं भी होगा। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन कैन नॉट एक्ट फॉर द फर्म और कैन नॉट बाइंड, द म्यूचुअल एजेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर देखो, अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट शेयर करते रहो। यही चीज है को ऑनरशिप। ए एंड बी ने अगर लैंड परचेज करा, कोई म्यूचुअल एजेंसी इनमें नहीं है। ए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बी उसको उठा के 50 लाख रुपया दे देता है और बोलता है तो मुझे प्रॉफिट देता रहियो 5%। तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ अभी। ए अभी इनमें कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे काम पार्टनरशिप जैसा ही हो रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी कि जिसमें पता लगेगा कि काम इकट्ठे कर रहे हैं,
कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर बना हुआ है, बट बच्चों म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। जब म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। ये म्यूचुअल एजेंसी का बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये समझ आ गया, इसीलिए मैं बार बार आपको न्यूमरस एग्जांपल्स देके समझाऊंगा बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आगे आपको देता हूं, जिससे ये पता लगेगा कि जहां भी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, इकट्ठे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेंडर एंड बोरर शेयरिंग प्रॉफिट, जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दिया है। ए ने 5 लाख रुपया दिया बी को कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बी उसको 20% प्रॉफिट देगा, तो क्या ये पार्टनर है ए एंड बी? नो। देखो पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, इसमें भी हो रही है, बट इसमें म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। कल को जो बी है वो डिफॉल्टर हो जाए, वो बैंक का डिफॉल्टर हो जाए, तो भाई ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। काम पार्टनरशिप जैसा हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, लॉस भी होगा अगर वो ना दे पाए तो, बट ये पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, बट नो, देयरफॉर इट इज नो पार्टनरशिप। आगे एग्जांपल्स देखिए, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी पार्टनरशिप में वैसे तो देखो माइनर को रखा नहीं जाता, मतलब 18 साल से छोटे को, बट अगर आप उसको पार्टनर बना भी देते हो ना, तो वो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज वो अभी बच्चा है। कोर्ट कहती है वो अभी बच्चा है। सपोज करण है, ठीक है, तो करण अभी माइनर है, तो कल को अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है जिसमें ये पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल एक करण है, ठीक है, एक राम है, एक श्याम है, ठीक है। अब क्या है, ये पार्टनर तो है, बट म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, ठीक है। पार्टनरशिप भी कह सकते हो, एक स्पेशल केस है। इसमें करण सपोज 17 ईयर्स का है। अब इसमें अगर कोई फर्म डिफॉल्टर होती है तो करण रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एक लॉ है, क्योंकि करण 18 ईयर्स से छोटा है। देखो इकट्ठे हैं, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करी, ऑल्दो ये फुल पार्टनर नहीं है, ठीक है। आगे जाके मैं इसको, ये बड़ा डिटेल में आएगा टॉपिक, ये फुल पार्टनर नहीं है, फर्म पार्टनरशिप है, बट म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कल को अगर कोई राम कोई गलत बोरोइंग कर दे, कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, भाई करण को मत पकड़ना, ये 17 साल से छोटा है, ठीक है। ये यहां पे देखो म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करी नहीं, तो की टेक अवे क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग एग्जिस्ट करती है, बट पार्टनरशिप तब तक नहीं बनेगी बच्चों जब तक म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट ना करे। म्यूचुअल एजेंसी में होगा क्या? राइट टू एक्ट फॉर अदर्स, आपके पास अधिकार है, आप जो काम करोगे लोग बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर भी वो माना जाएगा। यू हैव राइट टू एक्ट फॉर अदर्स एंड लाइबिलिटी टू बी बाउंड बाय अदर्स एक्ट्स। अगर कोई दूसरे काम करेंगे तो आप भी उसके लिए बाउंड ही हो, ठीक है। ये आपका म्यूचुअल एजेंसी है। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा आगे कि जिसमें वो और नहीं होगी, मैं आपको अच्छे से म्यूचुअल एजेंसी समझाऊंगा, ठीक है। कैन अ टीचर इन अ स्कूल बी कॉल्ड एन एजेंट? किसी टीचर को जो स्कूल में पढ़ाता है उसको आप एजेंट बोल सकते हो? एक बार बच्चों ये वीडियो पॉज करके खुद सोचना, ठीक है, कि स्कूल के पर्सपेक्टिव से प्रिंसिपल कौन होगा? सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपको प्रिंसिपल समझ आ गया तो आप ये समझो कि क्या वो टीचर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है क्या? फिर आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा कि क्या वो टीचर को हम एज अ एजेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, ठीक है। टीचर को जनरली एजेंट नहीं बोला जाता, ठीक है। टीचर एक जस्ट एम्प्लॉय है, उसको ड्यूटीज असाइंड है, वो करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सपोज एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे काम है जो प्रिंसिपल को करने हैं, जो स्कूल के मालिक को करने हैं, वो टीचर नहीं कर रहा, देयरफॉर आप उसको एज अ एजेंट नहीं बोलोगे, ओके। मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। देखो टीचर का काम क्या है? पेपर्स चेक करने, स्टूडेंट्स को गाइड करना। भाई ये स्कूल के मालिक के काम नहीं है, ठीक है। वो तो टीचर्स तो जो उसको काम बताएंगे उसने कर दिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, वो मालिक के बिहाफ पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। वो बुक परचेजिंग नहीं कर सकता, वो और टीचर्स को नहीं रिक्रूट कर सकता, जो मालिकों के काम है। टीचर एक जस्ट एम्प्लॉय है, वो एजेंट नहीं है, ठीक है। एजेंट के पास पावर होती है
प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करने की, लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की, जो कि टीचर नॉर्मली नहीं करते। बट कुछ स्पेशल केस हो सकता है, सपोज जहां पे टीचर एज अ एजेंट एक्ट करे। सपोज स्कूल के मालिक ने एक टीचर को ऑथराइज कर दिया, ये ऋतु बहुत सीनियर टीचर थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल थी, इसको ऑथराइज कर दिया कि भाई तू ऐसा कर, तू मार्केट से ना जो लैब का मटेरियल है तू ही बाइंग करा कर, तू ही मालिक है होलसेल, बैंक अकाउंट तू ऑपरेट कर, तू ही मालिक है। तो इस समय अब देखो, अब ये उसको स्पेशल पावर दी गई है ऋतु को, है ना। अब इस समय जो भी ऋतु मार्केट से बाइंग करेगी, जो भी मार्केट से बाइंग होगी, वो ऐसा माना जाएगा कि स्कूल नहीं करी है, स्कूल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इस समय ये स्पेशल केस है, अब जो ऋतु है वो एज अ एजेंट काम कर रही है, अब एजेंट बन गए, ठीक है। अब अगर वो लैब केमिकल्स किसी शॉप से खरीदती है, कोई बिल साइन करती है स्कूल के नाम पर, तो स्कूल एक लीगली बाउंड होगा, ठीक है। अब मान लो उसने 10 लाख का माल खरीद लिया, तो प्रिंसिपल ये नहीं बोलेगी कि ये ऋतु ने, हम ये ऋतु ही पेमेंट करेगी, भाई वो स्कूल करेगा पेमेंट अब तो, क्योंकि ऋतु तो अब एज अ एजेंट काम कर रही है, ऋतु एज अ एजेंट काम कर रही है। एवरी एजेंट वर्क फॉर समवन, प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, बट नॉट एवरीवन हु वर्क्स फॉर समवन इज एन एजेंट। ये ब्यूटीफुल कोट है, इसमें स्कूल में हर काम करने वाला एजेंट नहीं होगा, बट हर एजेंट काम करेगा फर्म के लिए, ठीक है। टीचर वर्क्स फॉर द स्कूल बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल अनलेस गिवन स्पेशल अथॉरिटी। ये था दोस्तों बच्चों म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से जरूर पूछिए। आगे बच्चों पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, लीगल व्यू पॉइंट क्या, कानून की नजरों में पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर्स वो एक ही बात होगी, ठीक है। अगर फर्म पे कुछ लाइबिलिटी आएगी तो फर्म को पे करना है, अगर फर्म पे नहीं कर पाई तो पार्टनर्स करेंगे, ओके। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है, बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, ठीक है, अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को हम सेपरेट डील करते हैं और पार्टनर्स को हम अलग डील करते हैं। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हम एज अ डील करेंगे जब अकाउंटिंग करेंगे। तो जैसे सपोज पार्टनर ने अगर लोन दिया, हम शो करेंगे कि पार्टनर क्योंकि फर्म के बिहाफ पे काम करते हैं तो फर्म कुछ और है। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, अगर फर्म पार्टनर को लोन देगा तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, पार्टनर जब काम करेगा तो फर्म से सैलरी लेगा। तो मतलब बुक्स मेंटेन करने के लिए हम ये शो करेंगे कि फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, बट लीगल व्यू पॉइंट से अगर कोई ऑब्लिगेशन आता है, ठीक है, जज देखो, जज फर्म को तो सजा नहीं दे सकता, फर्म को बोलेगा कि फर्म को 2 साल की सजा होगी, जज तो बोलेगा पार्टनर्स को होगी सजा। तो लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनर्स एंड फर्म एक ही चीज होगा, ठीक है, बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अलग अलग होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनर्स बनेंगे तो एग्रीमेंट करेंगे ही, जिसमें सब कुछ बताएंगे कि हम क्या क्या करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, डिटेल में बताएंगे, है ना। तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि ओरल नहीं हो सकता। बच्चों होता क्या कई बार, अब 2 दोस्त हैं, ठीक है, ए एंड बी, ये बड़े फास्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इन्होंने फैसला करा कि ये इकट्ठे काम करेंगे। अब इनमें इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने कुछ लिखने का बारे में सोचा ही नहीं है, ये काम करने लग गए जस्ट, ठीक है। तो ओरल भी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जबकि इसमें दिक्कत रहती है। ओरल में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट ओरल पार्टनरशिप्स हो जाती हैं। जब बहुत सारे क्लोज रिलेशनशिप में कोई काम करता है तो वो नहीं ऐसे पार्टनरशिप रिटर्न में कुछ लिखते, बट मोस्टली केसेस में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मैं आपको आगे जाके उसको डिटेल में समझाऊंगा, बट वो रिटर्न ही होगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस उसमें कौन पार्टनर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, वो सारा देखते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप के लिए एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट इनफ। कॉम्पिटेंट कौन होता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
जो अच्छे से डिसीजन ले सके। 18 साल से कम वाला, माइनर वाला कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको इसको पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, बट इसको फिर भी हम बना सकते हैं, बट ये लॉसेस के लिए, लाइबिलिटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जो अनसाउंड माइंड का बंदा है वो पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। जो डिसीजन ही नहीं ले सकता, जो मेंटली अनफिट है, उसको पार्टनर कैसे बना देंगे हम, जिसको डॉक्टर्स ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया, या डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून ने सपोज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है वो पार्टनर बन सकता है। अब ये पर्सन्स कॉम्पिटेंट नहीं है तो हमें इनको पार्टनर नहीं बनाना। ये स्पेशल केस में बनता है, वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ओनली। अगर आप माइनर को पार्टनर बनाते हो तो एडमिट करोगे उसको पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स, मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई लाइबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली। बट इसके पास कुछ पावर्स हैं, ये फर्म के बुक्स चेक कर सकता है। बट अब यार ये कॉम्पिटेंट तो नहीं है तो ये डिसीजन नहीं लेगा, आप इसको बिजनेस में इंटरफेयर मत करने देना, ठीक है। सिर्फ ये क्यों बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल देखो हुआ क्या, राम एंड श्याम काम कर रहे थे, ठीक है, इकट्ठे। राम का कोई बच्चा था, ठीक है, सपोज मनोज। जब इनमें कुछ ऐसा फैसला हुआ, इन्होंने बोला कि यार मैं ना मनोज को भी बीच में डालना चाहता हूं, ये मेरा बेटा, ये अभी है छोटा है, 17 ईयर्स का। तो इन्होंने बोला ठीक है आप इसको बना दो पार्टनर, वैसे तो आप बना नहीं सकते पर बना लो, बट इसको बोलना यार ये इंटरफियर नहीं करेगा काम में, इसको सिर्फ बोलो प्रॉफिट प्रॉफिट लेता रहे हमारे से, इंटरफेयर नहीं करेगा और ये लॉसेस भी नहीं इसको हम देंगे। हाँ, ये बुक्स चेक कर सकता है, ये कभी भी ये बोल सकता है कि यार मुझे फर्म की बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, ये वो बुक्स चेक कर सकता है, बट इसको इंटरफेयर नहीं करने देना, ठीक है। अच्छा, तो जब यार ये मेजर हो गया, तो जब मेजर हो गया ना, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी। फिर इसको 6 महीने के अंदर अंदर, 18 साल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसको या तो पार्टनरशिप एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। 6 महीने के अंदर फैसला लेना पड़ेगा। अगर तो इसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, ऑफिशियली लिख के, तो ये फुल पार्टनर हो गया, अब ये पूरी फुली लॉसेस के लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसने रिजेक्ट कर दी तो ये तो पार्टनर रहा ही नहीं भाई। अगर ये चुप ही बैठा रहा, इसने कुछ भी ना बोला, तो ये माना जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर ली। अगर ये चुप रहा, अगर ये कुछ भी ना बोला, तो ये पार्टनर होगा, तो ये पार्टनर होगा। ओके, ये है माइनर का। अब मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ये बताता है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट इसके अंदर है 2 to 50। जब 50 से बियॉन्ड जाओगे तो आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहेगी, वो कंपनी होगी। 2 से कम 1 होगा तो वो प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, प्रोप्राइटरशिप। ओके, ये है। अब और देखते हैं और क्या फीचर होता है पार्टनरशिप फर्म का। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डिटेल में इसमें आएगा आगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप किसी बिजनेस पर्पस के लिए करी जाएगी, को ओनरशिप से डिफरेंट है। इसमें हम ज्वाइंटली डिसाइड करा जाएगा कि ये क्या काम करेंगे, क्या क्या उसमें सबके रोल्स होंगे, ठीक है। ये बिजनेस पर्पस होगा इसका, ये चैरिटी या कोई पर्सनल काम, कोई सोशल काम नहीं है, कोई बिजनेस है। ओके, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का क्या होगा, एग्रीमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कैसे होगा। 2 पार्टनर्स हैं तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो आएगा उसमें। पार्टनर्स, वो लॉसेस भी आएंगे। हाँ, माइनर जो होगा वो लॉसेस के लिए नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए। मैनेजमेंट बाय ऑल और एनी, म्यूचुअल एजेंसी, बहुत डिटेल में बच्चों मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें या तो सब काम करेंगे,
फर्म के बिहाफ पर, या एक काम करेगा और सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये फुली डिटेल में हमने ये देखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि जो पार्टनर आपने बना दिया उसके राइट क्या है, क्या क्या है, ठीक है। माइनर के नहीं है, मेजर के हो गए, ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, यस, कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, काम कैसा होना चाहिए, तो पार्टनर फुली उसके राइट्स हैं। उसको कंसल्ट करना उसका राइट है, ठीक है। फर्म ने कोई काम करना है तो ये नहीं है कि एक पार्टनर कोई वैसे ही काम करी जा रहा है, बाकियों से डिस्कस ही नहीं कर रहा, उसके ओपिनियन मैटर करेंगे। वो बुक्स चेक कर सकता है, ठीक है, वो अकाउंट्स चेक कर सकता है प्रॉपर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग उसका राइट ही है, ठीक है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, जितने में भी डिसाइड होगा, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं करी तो वो 50% होगा। मतलब अगर 2 पार्टनर है तो इक्वली होंगे, अगर 3 पार्टनर है तो इक्वल लॉस एंड इक्वल प्रॉफिट। हाँ, अगर आपने मेंशन कर दी तो वो जो आप लगाओगे वो चलेगा, ठीक है। देन और क्या राइट है, राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म। हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनर, अब फर्म अलग अलग हम देखेंगे अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे सकता है, तो जब भी फर्म लोन लेगी तो भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे वो लोन अपने पार्टनर से ले, चाहे बाहर फाइनेंसर से ले, चाहे किसी बैंक से ले, तो इंटरेस्ट लेना भी राइट है। तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे, ठीक है। अगर आपने मेंशन नहीं करा तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि 6% पर ईयर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद और क्या राइट देखते हैं, राइट टू मेक बिजनेस डिसीजन, या ऑलरेडी हमने स्टडी कर ही ली है कि ठीक है, अपनी फर्म के लिए बेस्ट डिसीजन लेना ये पार्टनर्स का काम है। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट टू स्टॉप न्यू पार्टनर एडमिशन। ऐसा नहीं है, सपोज राम एंड श्याम है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब श्याम का ना कोई भाई है, ठीक है, लेट सपोज उसका भाई है नितेश। तो ये नहीं है कि भाई श्याम अब नितेश को पार्टनर बनाना चाहता है फर्म के अंदर, पर उसको राम की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर राम मना करता है तो कभी भी नितेश पार्टनर नहीं बन पाएगा। ये पार्टनर्स के राइट है कि राइट टू स्टॉप न्यू पार्टनर एडमिशन, यस, राइट टू रिटायर। राम एंड श्याम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, राम का मन करा यार नहीं अब मैं और काम नहीं कर सकता, तो रिटायरमेंट लेना भी उसका राइट है, ठीक है। बट उसके लिए उसको पार्टनरशिप एक्ट के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से मेन है कि उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा फर्म को। किसको? फर्म को। अकाउंटिंग पर्पस के लिए फर्म एंड पार्टनर अलग अलग हैं, वो फर्म को एड्रेस करेगा नोटिस, ओके। तो ये थे बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं कॉन्सेप्ट के इसी सारे टॉपिक्स पर एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड केस स्टडीज होंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी से हमें बच्चों मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।